अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं क्रिकेट से। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी टीम हॉलैंड में है और वहां वर्ल्ड कप सुपर लीग के 3 मैचेस की अपनी वनडे सीरीज़ खेलनी है। अगर नीदरलैंड की बात की जाए तो हम सबको यही लगता है कि वो पाकिस्तान के सामने एक कमज़ोर टीम है, लेकिन वो अपनी कंडीशन का कितना फ़ायदा उठा पाएंगे, क्या हम आसानी से ये सीरीज़ अपने नाम कर सकेंगे या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। इस सीरीज़ के हवाले से हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ़। उनसे जो है वो हम डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। लेकिन फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ़ हमारे साथ हैं। अब्दुल रऊफ़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। रऊफ़, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जैसे कि आपने रिपोर्ट में भी देखा कि पाकिस्तान ने 2 मैचेस तो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं जो नीदरलैंड के ख़िलाफ़ खेले हैं 1996 और 2003 में, और इसके अलावा 2002 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में भी एक मैच खेला है। तो 3 वनडे मैचेस हमने अगेंस्ट हॉलैंड खेले हैं और तीनों में हमें कामयाबी हुई है। लेकिन यहाँ जो है वो कंडीशन डिफरेंट है, उनको क्या इसका एडवांटेज मिलेगा? देखिए, थोड़ा सा जो एडवांटेज होता है होम टीम को तो होता है कि जो होम क्राउड का भी एडवांटेज होता है, उनको ग्राउंड का भी एडवांटेज होता है। मगर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान टीम, क्योंकि एक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में, तो उसके लिए कोई इतना ज़्यादा कोई टफ कंपटीशन होगा नीदरलैंड के ख़िलाफ़। क्योंकि कंसिस्टेंटली अगर आप देखें तो नीदरलैंड की टीम इस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में ना तो उनको इतना ज़्यादा एक्सपोजर है और ना ही इनका इतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम एक अच्छे रिदम में, और पीछे बैक टू बैक जो सीरीज़ उन्होंने खेली है वो भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही हैं, स्पेशली टी20 और वनडे फॉर्मेट में। तो मेरा ख्याल है कि एक आसान हदफ होगा नीदरलैंड, और पाकिस्तान एक आसानी से इस सीरीज़ को जीत सकता है। बिल्कुल सही है, पाकिस्तान आसानी से इस सीरीज़ को जीत सकता है। लेकिन रऊफ़, ये बताइएगा जो टीम सेलेक्ट की है उसको आप कैसा देखते हैं? अब्दुल्ला शफीक जो है वो 4 लिस्टे के मैच पर आ गए, नसीम शाह के 4 लिस्टे के मैच है। मुझे ये बताइए कि ये देखते हुए आपको टीम की सिलेक्शन कैसी लग रही है? बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, बहुत सारी डिबेट हो रही है टीम पे। देखिए, डेफिनेट टीम सिलेक्शन जो है उस पर क्वेश्चन मार्क डेफिनेट आएंगे, क्योंकि इस पे जो सीरियसली क्वेश्चन मार्क्स आते हैं कि आपने उस्मान कादर को और हैदर अली को उनको एशिया कप के स्क्वाड में शामिल किया है, मगर उनको इस जो नीदरलैंड के ख़िलाफ़, क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस तो हैं आपके, इसमें उनको एक तो वो चेक हो जाती है और दूसरा उनका टेस्ट हो जाता है क्योंकि इतने ज़्यादा एस्टेब्लिश दोनों प्लेयर नहीं है कि उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। अगर प्रीवियस इनकी परफॉर्मेंस देखी जाए, स्पेशली हैदर अली की, तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट पे इतनी ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं थी कि उनको स्ट्रेट अवे आप नीदरलैंड से आप उसको सेलेक्ट ना करते और सीधा आप एशिया कप में सेलेक्ट ले जाते। बिल्कुल तो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है कि शाहीन अफरीदी की डेफिनेट जो इंजरी है वो कास्ट करेगी, और आपका जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो कंसिस्ट कर रहा है हारिस रऊफ़ पे, और उसके बाद जो आपके हैं वसीम जूनियर हैं, और इसी तरह शाहनवाज दानी है उन पे। तो मेरा ख्याल है कि उनका भी एक टेस्ट होगा जो आपके यंग फास्ट बॉलर के आया, वो पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग का शोबा है उसको लीड करने में किस हद तक कामयाब होते हैं और किस हद तक सक्सेसफुली वो उसकी गैर मौजूदगी में जो हसन अली है या शाहीन अफरीदी है कि वो चलाने में कामयाब होते हैं या नहीं। देखिए, बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है रऊफ़ कि पाकिस्तान अपना प्लेयर्स का पूल नहीं बढ़ा रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि टेस्ट की परफॉर्मेंस से ही लड़का जो है वो वनडे में आ रहा है, टेस्ट में परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो टी20 में आ रहा है, बहुत जल्दी कभी बार PSL से मौका मिल जाता है। हम नए प्लेयर्स को जो हैं वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन इसलिए है कि जो पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं और जितने भी जो परफार्मर्स हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया होता है, उनके लिए एक यही होप होती है कि जो वीक टीम्स आएंगी, जिस तरह नीदरलैंड है, बांग्लादेश हो गई, जिम्बाब्वे की टीमें हैं या कीनिया है, तो उनके खिलाफ उनको चांसेस वगैरह मिल जाएंगे और उनको इंटरनेशनल में अपना एक्सपोजर भी मिल जाएगा, और जो उन्होंने पास्ट में अपना हार्डवर्क किया उसका उनको इनाम भी मिल जाएगा। मगर अब पाकिस्तान की जो, मेरा नहीं ख्याल कि जो मैनेजमेंट है या सिलेक्शन कमेटी है वो किस माइंडसेट से वहाँ पर जा रहे हैं कि वो जो वीकेस्ट टीम है वर्ल्ड क्रिकेट की, उनके खिलाफ भी अपनी जो टॉप प्लेयर्स हैं, और स्पेशली मैं मुझे सरप्राइजिंग इसलिए हूँ कि जो आपके शाहीन अफरीदी है, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर फास्ट बॉलर है, वो इंजर्ड है, मगर उसको एक वीकेस्ट टीम के खिलाफ साथ रखा जा रहा है। तो इसमें फिर आप मेरा जो नए बच्चे हैं जिन्होंने परफॉर्म किया डोमेस्टिक पे, उनकी जगह बनती आगे काफ़ी अरसे तक मुझे नज़र नहीं आ रही। तो ये एक मेरा ख्याल है कि एक वीक पोल है। ठीक है, आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, जो बात अभी रऊफ कर रहे हैं, तो शाहीन आफरीदी भी पूरे मैचेस नहीं खेलेंगे, कहा जा रहा है बाबर भी पूरे मैच शायद ना खेलें, तो इस हवाले से हमें अपडेट दीजिएगा। ये टीम में ये जो नए लड़कों की बात है, इनको अपॉर्चुनिटीज तो पूरी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? मिलनी चाहिए। ऐसे कि देखें, पूरी दुनिया में लोग अपना पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ा रहे हैं। इंडिया ने अभी इस साल 21 T20 मैच खेले तो उन्होंने 27 प्लेयरों को खिलाया है। 7 ओवरऑल अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स में 7 कप्तान वो ट्राई कर चुके हैं। तो जब आप ट्राई नहीं करेंगे, आपकी बेंच स्ट्रेंथ कैसे मजबूत होगी? आपको कम से कम अगर बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के 50% ऑलराउंड ऑल्टरनेट भी मिल जाए तो आप समझेंगे कि आपकी क्रिकेट अच्छी तरफ जा रही है। आपको ऑल्टरनेट चाहिए, आपको पूल ऑफ प्लेयर्स अपने बढ़ाने चाहिए, वो हम अभी तक नहीं कर रहे हैं। रऊफ, जो शाहिद साहब ने कहा, आई अग्री 100% कि हम अपना पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं बढ़ा रहे और जिनको मौका दे रहे हैं उनके मौके पे भी कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं। आई अंडरस्टैंड, ऑल्दो पाकिस्तान कप में जो है वो हारिस ने 289 रन्स किए हुए हैं, बट जो 2 मौके उनको वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मिले उसमें 6 और 0 किया है उन्होंने, और यहाँ उनका नाम आ जाता है। क्या आप समझते हैं ये इस तरह की परफॉर्मेंस जस्टिफाई करती है? देखिए, एक पे तो शाहिद भाई की बिल्कुल बात से मैं एग्री करूंगा कि जो उन्होंने इंडिया की एग्जांपल दी है, मगर उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि जो उनका जूनियर स्ट्रक्चर था वो काफ़ी अरसे से जो राहुल द्रविड़ जैसे विजनरी लोग थे और एजुकेटेड लोग थे उनके हाथ में था और वो रन कर रहे थे। जबकि पाकिस्तान में जो जूनियर सर्किट है वो काफ़ी अरसे से इनकैपेबल जो लोग हैं उनके हाथ में, और वो कोई ऐसी प्रोडक्शन पाकिस्तान को देने में कामयाब नहीं हुए कि उनको आप टेस्ट कर सकें इसमें पाकिस्तान की नेशनल टीम में। तो उसके बाद फिर जो इनके पास एक ही रह कर ऑप्शन रह जाता है, क्योंकि जो आपकी डोमेस्टिक या फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें ये पिछले 3-4 साल में अभी तक कोई कंपटीशन या पैदा करने में नाकाम रहे हैं कि कोई एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन जिस तरह पास्ट में रीजन और डिपार्टमेंटल क्रिकेट से आ रहा था और प्लेयर प्रोडक्शन आ रही थी, तो वो उस तरीके से अब आ नहीं रही है। तो इस वजह से इनके पास प्लेयर का पूल भी नहीं है। जूनियर जो क्रिकेट है आपकी, वो इतने ज़्यादा ऑथेंटिक लोग नहीं है जिनके हाथ में है। तो ये चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं। अगर इन पर काबू ना पाया गया तो फिर आगे चलकर पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। शाहिद साहब, रऊफ ने आप ही की बात को बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है कि हमें वो विजनरी लोग चाहिए नीचे वाले सेटअप में जो कि प्लेयर प्रोड्यूस करके आगे दें। अगर आपको याद हो, और आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, राहुल द्रविड़ से जब वो अंडर 19 टीम के साथ थे और उस वर्ल्ड कप के हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा वर्ल्ड कप कभी भी मेरा टारगेट नहीं था, मुझे यहाँ से लड़का सीनियर टीम के लिए तैयार करके देना है। बड़ी अच्छी बात कही, और इस खूबसूरत बात में मैं मसाला भी लगा दूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जूनियर हमारी जो क्रिकेट है वो बड़े इनकॉम्पिटेंट और बड़े बायस्ड लोगों के हाथ में है। अभी मुझे 2-3 कंप्लेंट्स आई हैं कि 1-2 कोच हैं, वो उनके बच्चे उनकी टीमों में खेल रहे हैं। यार, आप उन कोचेस को कहीं और लगा दें, किसी और टीम के साथ लगा दें। आप अगर बाप अपने बच्चे की टीम का कोच होगा तो अपने बच्चे को ही खिलाएगा। और 1 नहीं 2-3 शिकायतें आई हैं, मैंने आगे भी बढ़ाई, लेकिन कोई उसका फायदा नहीं हुआ। जिससे आप मतलब आप जो डिजर्विंग प्लेयर्स होते हैं उनके साथ भी ज्यादती करते हैं और अपने बच्चे के साथ भी ज्यादती करते हो। उसके ऊपर प्रेशर होता है कि मेरा बाप ही मेरा कोच है, मुझे गलत खिलाया जाएगा। और जहां तक राहुल द्रविड़ की बात है, बड़ी खूबसूरत एक बात रॉस टेलर ने अपनी किताब में लिखी है कि हम सफारी पे जाते थे तो हम एक शेर को तलाश कर रहे होते थे, और हमें पता है पूरी दुनिया में 4000 शेर हैं वाइल्ड लाइफ में, लेकिन राहुल द्रविड़ एक ही है इंडिया में। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। रऊफ, कुछ ऐड करना चाहेंगे कि जो लोअर लेवल पे नाइंसाफ़ी की बात भी शाहिद साहब कर रहे हैं, इससे एग्री करते हैं? जी बिल्कुल, और ये आज नहीं, ये काफ़ी अरसे से चल रही है। और मेरा ख्याल है कि जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं हमारे सीनियर प्लेयर्स के, उनको काउंटर करना अब जो यंगस्टर्स हैं या जो पुअर बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गया। क्योंकि हमारे जो वैलिड जो टेस्ट प्लेयर्स हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेली है, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, अकेडमी में कोचेज़ हैं, पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट के साथ लोग हैं, उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए आ जाता है कि उनके बच्चे अंडर 19 या जो मुख्तलिफ टीमें हैं उनमें सेलेक्ट हो रहे हैं और उनमें खेल रहे हैं। तो उनका जो एक वाद जो पर्पज़ रह जाता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की ग्रूमिंग है। और जो आगे फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो नेशनल जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है और जो आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसमें जो लोग आगे जो कोचेज़ की सिलेक्शन करके जो उनको रीजनल लेवल पर या नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेजते हैं, उनके भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उनके भतीजे भांजे या रिश्तेदार किसी ना किसी तौर पर मुंसलिक है, और वो कोचेज़ ऐसे अपॉइंट वहाँ पर करते हैं जो उनके बच्चों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुँचाए। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट
क्रिकेट के लिए ज़हर कातिल है। बहुत ख़तरनाक बात है, बिल्कुल सही बात है। शाहिद साहब एक बार सीरीज़ की तरफ फिर बढ़ते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले मैं हारिस की बात कर रहा था, इसी तरह और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। ऑब्वियसली अपोजिशन इतनी वीक है कि ये सवालात जो हैं वो ऐसे ही रह जाएंगे। मिडिल ऑर्डर हमारा एक जैसे बैटर्स पे मुश्तमिल दिखाई देता है, आप क्या सोचते हैं? देखना पड़ेगा। अब इस सीरीज में आप एक टेस्ट कर लें अपनी वनडे टीम का। आपको आगे 2 वर्ल्ड जो लीग है, वर्ल्ड कप लीग है, उसकी 2 सीरीज और खेलनी है। अफगानिस्तान से वल्लाह आलम वो सीरीज हो पाएगी भी कि नहीं हो पाएगी। न्यूजीलैंड से खेलनी है, न्यूजीलैंड बड़ी टफ टीम है। तो आपको इन टीमों से जो गरीब होती हैं और उनके 6-7 प्लेयर नहीं है, मजीद गरीब हो जाती हैं, मजीद कमजोर हो जाती हैं, तो उन टीमों के साथ आपको अपना पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ाना भी होगा। अपने वो बेंच के जो प्लेयर्स हैं उनको चेक भी करना होगा। आप लेके जा रहे हैं जो भी प्लेयर्स, उनको आप मौका दें। एक बड़ा अच्छा प्लेयर, वो कुछ उसकी अपनी भी गलतियां हैं, अपनी भी फिटनेस का प्रॉब्लम है, अपनी भी बॉडी लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, वो हारिस सोहेल है। 46-47 का एवरेज है ओडीआई क्रिकेट में। सुपर प्लेयर, बॉलर भी अच्छा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज का, उसकी फिटनेस का प्रॉब्लम है, उसको भी किसी तरह इस पूल में शामिल करें और लेके आए। तो आपके पास 1 साल है 50 ओवर्स वर्ल्ड कप का। आप अपने पूल ऑफ प्लेयर्स को बढ़ाएं, अपने प्लेयर्स को जो ऑल्टरनेट प्लेयर्स हैं, जो बेंच के प्लेयर हैं, उनको भी चेक करें। शायद साहब जो आप बात करें, इसी में ऐड करना चाहूँगा, आपने खुद ही एक पॉइंट रेस कर दिया कि एक तो वैसे ही सामने वाली टीम कमज़ोर, और फिर हंड्रेड्स की वजह से और एक और इवेंट की वजह से प्लेयर्स भी अवेलेबल नहीं है उनके। तो यहाँ तो पूरा एक भरपूर मौका था कि आप अपने यंगस्टर्स को दिल खोल के ट्राई करते। लेकिन साथ साथ खौफ भी होता है कि कहीं हम सीरीज का एक आध मैच हार गए। हमारा एक मैच हम जिम्बाब्वे से हारे थे, फिर उसके बाद हम 3 मैच इंग्लैंड में हार गए। उस टीम से जो उनकी सी टीम थी, कोविड की वजह से उनकी 2 दफा टीमें चेंज हुई और उनके बड़े मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे। तो वो खौफ रहता है, वो खौफ हमें दूर करना होगा। फियर ऑफ डिफीट जब भी होगा तो वो टीम इतना अच्छा प्रोग्रेस नहीं कर सकती। कुछ थोड़ा थोड़ा नजर आया है बाबर आजम में। कुछ सकलैन उनको पुश करते हैं कि ये जो डिफीट वाला फैक्टर है इसको बिल्कुल भूल जाओ, लड़कर खेले। अब आप देखें ना कि कितने सारे प्लेयर उनके नहीं है। 2 उनके मेन प्लेयर जो स्टीफन माइबर्ग थे, साउथ अफ्रीका में पैदा हुए, खब्बे हैं, बड़ी जबरदस्त बैटिंग करते थे, वो ओडीआई क्रिकेट से रिटायर हो गए। उनके जो बेस्ट बॉलर थे, स्पिनर, जो उनके कैप्टन भी थे पीटर सीला, वो रिटायर हो गए ओडीआई क्रिकेट से। और 5-6 प्लेयर उनके इंग्लैंड में खेल रहे हैं। उनमें सबसे अच्छा प्लेयर जो उनका ऑफ ब्रेक बॉलर है कॉलिन एकरमैन, जो T20 का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो T20 जो आम T20 मैचेस होते हैं उसमें उसका बेस्ट बॉलिंग फिगर है। ऑफ ब्रेक बॉलर है, काउंटी में बहुत ही अच्छी बॉलिंग करता है। ये जो प्लेयर जब नहीं है हॉलैंड के पास, तो उनकी और भी टीम कमजोर हो गई है। तो आपको यकीनन एक तो सीरीज 3-0 जीतनी चाहिए, और कम से कम 2 से 3 प्लेयर आप लेके आए इस सीरीज से कि हाँ ये हमारे 2 से 3 प्लेयर हैं, हमने इनको ग्रूम किया है। और हारिस की आप अक्सर बात करते रहते हैं। हारिस ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट का अच्छा परफॉर्मर है, लेकिन किसी भी प्लेयर को चेक करने के लिए 2-3 मैच नहीं, कम से कम व्हाइट बॉल के 7 से 8 मैच दें, टेस्ट मैच 4 से 5 दें, फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि ये प्लेयर सही है या नहीं। ठीक है, बाबर आजम ने टीम के बारे में क्या कहा था, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। ज़रा 2-3 दिन पुराना उनका स्टेटमेंट है जो शॉर्ट है, वो पहले दिखाते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। शावरत के साथ ही टीम अनाउंस हुई है। कोच, सिलेक्टर और मैं बैठे हुए थे। जो बेस्ट हमारे लिए पाकिस्तान के लिए थी वो हमने अनाउंस की। शाहीन का हम देख रहे हैं लॉन्गर पीरियड के लिए, क्योंकि एशिया कप भी है, उसके बाद वर्ल्ड कप भी है। कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी वो रेडी हो। एज अ टीम काफ़ी अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है, सीनियर और जूनियर का कम्बिनेशन के साथ हम जाएंगे। उन्हें जीतना कोशिश करनी है, अच्छी क्रिकेट खेलें। हमेशा मैं उसको इसलिए सपोर्ट करता हूँ, वो टीम मैन है। और ये नहीं कि सिर्फ हसन को 11 प्लेयर होते हैं 11 साइड, वो मेरे मैच विनर होते हैं। नवाज जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, उसने वाइट बॉल में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कंटिन्यू करना चाहिए। हमारी तरफ से दरवाजे खुले, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उनको ज़रूर कंसिडर करेंगे। रिकॉर्ड्स बिल्कुल बैक ऑफ डिमांड होता है, लेकिन इतना फोकस उन चीज़ों पे नहीं होता। जब आप टीम को जाते हैं रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। जी रऊफ, बाबर की बात आपने सुनी, इस पे भी बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। और बाबर एज अ प्लेयर ऑब्वियसली नो क्वेश्चन, बाबर एज कैप्टन कैसा देखते हैं? देखिए बात ये है कि इसकी जो एबिलिटीज़ हैं एज ए बैट्समैन, उसमें कोई डाउट नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट एवर प्रोड्यूस, इस पर कोई डाउट नहीं है आपको। मगर अब जो बाकी चीज़ है, जो उनकी पर्सनैलिटी में जिस चीज़ की डेफिशिएंसी है, वो एज ए कैप्टन उनकी ग्रूमिंग है। आपने देखा होगा कि इसी एज में धोनी को इंडियन क्रिकेट बोर्ड लेकर आया था, मगर जिस तरीके से उनकी ग्रूमिंग की गई है एज ए कैप्टन, और जिस तरीके से उनको एजुकेट किया गया, और विद इन नो टाइम थोड़े अरसे के बाद वन ऑफ द बेस्ट लीडर बनकर उभरे थे। मगर अभी तक वो चीज़ जो बाबर आजम की जो पर्सनैलिटी है उसमें लैकिंग
बैटिंग कर रही है। और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम को आप किसी भी किस्म का कोई आप दोष दे सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात है कि वो उसको किस तरीके से मेंटोर कर रहे हैं और किस तरीके से गाइड कर रहे हैं कि अभी तक उसकी जो क्रिकेट की जो कैप्टनसी की या लीडरशिप की एबिलिटीज़ हैं वो ग्रूम नहीं हो सकी हैं। अभी जिस तरह शाहिद भाई ने बात की है कि हारिस सोहेल की बात की है, तो मेरा ख्याल है कि हारिस सोहेल नहीं है, इसमें अहमद शहजाद आ जाता है, मोहम्मद आमिर आ जाते हैं, उसके बाद आसिफ थे, इसके अलावा उमर अकमल थे। इनको भी ग्रूम किया जा सकता था, इनके साथ अच्छे कोई लोग, पढ़े लिखे लोग, जेन्युइन किस्म के लोग रखे जाते, इनको साइकोलॉजिकल अगर बेहतर करते तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का असासा बन चुके होते। मगर अब हमारी एक रीत है कि हम प्लेयर को ज़ाया करते हैं बजाय उसको मोटिवेट करके या उसकी ग्रूमिंग करने के, और ये चीज़ अफसोसनाक है। शाहिद साहब, प्लेयर्स को हम ज़ाया करते हैं, कोई रोल मॉडल की कमी है, कोई गाइडेंस देने वाले की कमी है, कोई सही पाथ दिखाने वाले की कमी है, क्या इशू है? गाइडेंस के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं रऊफ, गाइडेंस के लिए एक हाई परफॉर्मेंस मैनेजर होना चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया में पैट हॉवर्ड थे, अब बैन ओलिवर हैं, इंग्लैंड में मो बोबार्ट हैं, बहुत सारे लोग उन टीम के प्लेयरों को बुलाते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं, उनके प्रॉब्लम सुनते हैं, कप्तान को ग्रूम करते हैं। जैसे रऊफ ने कहा कि धोनी को उन्होंने ग्रूम किया, अब रोहित शर्मा कितना ग्रूम हुआ। अब जिस तरह की वो बातें T20 क्रिकेट के बारे में कर रहा है, जिस तरह वो बता रहा है कि मैंने ऑप्शन किस तरह चेंज किए, मैंने क्यों भुवनेश्वर कुमार को आखिरी सेकंड T20 में क्यों नहीं दिया, वहां पर मैं भुवनेश्वर कुमार से बॉलिंग करवा के जीत सकता था मैच, लेकिन मैंने अवैश खान को ओवर दिया, मैच में हार गया, लेकिन अवैश खान को मैंने उस सिचुएशन के लिए पहली दफा अंडर ट्रायल डाला, अंडर प्रेशर डाला। तो आपको इस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी। आप एक दो मैच हारोगे जरूर, लेकिन आप इस तरह गाइड करो अपने प्लेयरों को। और सबसे मेन चीज, जिस तरह रऊफ ने भी कहा, मैं भी यही समझता हूँ कि बाबर आजम को मजीद ग्रूमिंग की एज अ प्लेयर, तो नो डाउट उसके टैलेंट के ऊपर कोई किसी ग्रूमिंग की, किसी पॉलिशिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, एज अ लीडर, एज अ गाइड टू अदर प्लेयर्स, उसको बड़ी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अभी इम्प्रूव करना है, अभी जो है आगे बढ़ने के लिए उनको बहुत कुछ सीखना है और एक बेहतरीन कप्तान बनना है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ, हमारे साथ तेशवी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, और ये नीदरलैंड और पाकिस्तान की सीरीज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे, जो सीरीज़ कल से शुरू हो रही है और एक्साइटिंग मैचेस का सिलसिला होगा। ये जो वनडे सीरीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो सीरीज़ आनी है वर्ल्ड कप सुपर लीग की, वो दोनों सीरीज़ काफ़ी मुश्किल होंगी पाकिस्तान के लिए। तो ये बात हो गई क्रिकेट की, और मूविंग ऑन बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स और इस्लामिक गेम्स में मेडल जीतने वाले एथलीट्स वतन वापस पहुंचे और उनका शानदार इस्तकबाल किया। नाज़रीन, आपको ये बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी एथलीट्स के लिए इनाम कॉमनवेल्थ गेम्स और इस्लामिक गेम्स में मेडलिस्ट को वज़ीर आज़म ने बुलाया। हीरो के एजाज़ में तकरीब 22 अगस्त को होगी, और इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं शोएब जट, नुमाइंदा खुसूसी। शोएब, ये जो हीरोज़ के लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कराया गया है 22 अगस्त को, और इसमें इनको इनामात दिए जाएंगे, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल ऐसा ही है। 22 अगस्त को इनके एजाज में तकरीब सजाई जाएगी, जहां पे अरशद नदीम और नूर दस्तगीर भट्ट, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड हासिल किया, और अरशद नदीम के पास तो डबल क्राउन है कि उन्होंने एक गोल्ड मेडल जो है वो इस्लामिक गेम्स में भी जो है वो जीत लिया। तो इस वजह से, और बाकी जो इनाम भट्ट हैं, शाह हुसैन शाह हैं, दीगर जो रेसलर्स हैं, उन्होंने भी इसमें मेडल जीते। तो अब तक पाकिस्तान की दोनों गेम्स में अगर मिलाएं तो 10 मेडल्स हो गए हैं, और इन 10 हीरोज के अलावा अभी और भी मेडल्स के उम्मीदवार जो हैं वो इस्लामिक गेम्स में हैं। इन तमाम हीरोज को 22 अगस्त को पीएम हाउस बुलाया जाएगा, जहां पे इनको कैश प्राइजेस दिए जाएंगे। तवक्को ये की जा रही है कि अरशद नदीम को 1 करोड़ रुपए तक के जो है वो कैश प्राइजेस वहां से मिलेंगे, जबकि दीगर खिलाड़ियों को उनके मेडल्स के हिसाब से मिलेंगे। नूर दस्तगीर भट्ट के 50 लाख रुपए तो यकीनी है, जो उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम जीतकर जो है उसके हकदार हुए हैं, और अगर वो इस्लामिक गेम्स में अभी उनका मुकाबला होना है, वहां पे भी मेडल जीतते हैं, तो उनकी इनामी रकम भी बढ़ जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा शोएब, हम बार बार इस पे बात करते हैं कि इनको ज़रा सा कोई अप्रिशिएट करे, कोई मौका दे, कोई फैसिलिटीज़ हो इनके पास, तो हम इन गेम्स में बहुत बेहतर हो सकते हैं। इनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिली, उसके बावजूद इन्होंने पूरे पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है। नजीब, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हमें ना रिकॉर्ड दुरुस्त करने की जरूरत है। ये बिल्कुल गलत बात है कि अरशद नदीम को फैसिलिटी नहीं मिली। 2 माह का जनूबी अफ्रीका में कैंप लगा,
उस 2 माह के तमाम इखराजात हुकूमत पाकिस्तान ने उठाए, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने उठाए। हमें ये जो अमूमन लोगों में ये गलत परसेप्शन है उसको दूर करना चाहिए। 2 माह का उनको वहां पे कैंप लगाया गया, उसके अलावा उनको एक डॉक्टर दिया गया। लेकिन शोएब, एक चीज पर गौर कीजिएगा, अगर हम बार बार नीरज चोपड़ा से कंपेयर करते हैं तो आप देखिए कि उनकी फैसिलिटीज क्या हैं, उनको करोड़ों रुपए की उनके पास जेवलिन्स हैं, तो वो आप कंपेयर नहीं कर सकते। जब आप दूसरी तरफ देखते हैं कि इंडिया इतने मेडल्स क्यों जीत रहा है और हमारी ये पोजीशन क्यों है, और फिर आप कहते हैं कि हमने 2 महीने का कैंप लगा दिया था, हमने उसके अखराजात उठा दिए थे, दैट इज़ नॉट इनफ। हमें इनकी रोज़गार का भी देखना है, इनकी पेमेंट्स भी पूरी होनी चाहिए, इनको किसी किस्म की परेशानी ना हो और इनका फोकस गेम के ऊपर हो। क्या हम वो दूसरे ममालिक से कंपेयर कर सकते हैं? अरशद बिल्कुल कर सकते हैं। अरशद का हम जो 2 माह का कैंप है ये एक इब्तिदा है, ये कोई इंतहा नहीं होगा। ये मुझे यकीन है कि जिस तरह से उन्होंने अचीवमेंट हासिल की है, आगे इनके अब कैंप 1 साल का कैंप लगाने की बात हो रही है। और जहां हम नीरज चोपड़ा की बात कर रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर नीरज चोपड़ा नहीं थे तो अरशद की कैटेगरी में 2 इंडियंस और थे जिनको बाहर ममालिक में ट्रेनिंग दी गई, लेकिन उसके बावजूद वो अरशद जितनी थ्रो नहीं पहन सके। अरशद एक अननेचुरल टैलेंट जिसे कहा जाता है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट जिसे कहा जाता है, वो टैलेंट है एक्सेप्शनल टैलेंट, सॉरी अननेचुरल में कह रहा था। तो वो उसकी पाकिस्तान यकीनी तौर पे कदर भी करेगा और उनको आगे 1 साल का कैंप दिया जा रहा है। ये बड़ा खुश आइंद है। शोएब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अरशद नदीम तो एक हमारी वाहिद उम्मीद थे ना। नू दस्तगीर बट से तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो उनको तो कोई फैसिलिटीज नहीं मिली होंगी, उनको तो इस तरह के मौके नहीं दिए गए होंगे। अरशद के बाद में नूर दस्तगीर की तरफ आ रहा था कि हमारे जो रेसलर्स हैं, जो हमारे वेट लिफ्टर्स हैं, ये तकरीबन पाकिस्तान में 8 से 10 साल के बाद हुआ है कि इनको लंबे कैंप्स दिए गए हैं। वेट लिफ्टर्स को कहा गया था कि वो इस्लामाबाद आएं और जदीद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ट्रेनिंग करें, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपने घर पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनके असल में फादर इनके कोचेज होते हैं। आप देख लें, चाहे वो जो लड़का था तलहा तालिब, उसके भी वालिद उसके कोच थे, नूर दस्तगीर के बट के वालिद जो है वो उनके कोच थे, और वो उनको अपने वालिद को साथ लेके जाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने मेरी बात के मुताबिक उनको अलाउ नहीं की। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही है। ये बिल्कुल आपका पॉइंट सही है कि उतना सपोर्ट नहीं कर रही जितनी हम इनको तवक्को करते हैं। अगर हम इनसे गोल्ड की तवक्को करते हैं तो हमें इनको गोल्ड क्लास की जो है वो सहूलियात देनी चाहिए, जो नहीं मिल रही। बहुत शुक्रिया शोएब। उम्मीद करते हैं कि हम इसी तरह से अपने प्लेयर्स को और सपोर्ट करें और ये इनामात का सिलसिला जारी रहे। इनको पूरा बैक करना है अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान खेलों में आगे बढ़े। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।